रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि क्रीड़ा मैदान में जनसंवाद और अभिमुखीकरण कार्यक्रम के तहत लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम धामी का ग्रामीणों समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। इस मौके पर सीएम ने करोड़ों की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, साथ ही स्थानीय उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। कार्यक्रम में सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा और सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। कि इसी वर्ष मैं आप सबके बीच में आया था और अगस्त मुनि में आप सबके बीच में हमारी जो मातृशक्ति अभिनंदन का जो कार्यक्रम था, हमारा दीदी भूलियों का कार्यक्रम था, बेटी बुआरियों का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में आया था। तो उस समय हमारे इसी केदारनाथ विधानसभा की जो दूरदर्शी और प्रतिभावान विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत जी दीदी भी उस समय मेरे साथ थी और इसी मंच से मैंने शैला दीदी द्वारा जो केदार घाटी के लिए अनेक विकास के लिए किए गए कार्यों का जो उन्होंने इस क्षेत्र में पूरे विधानसभा में धरातल पर उतारे हैं, उनका स्मरण करते हुए मैं उन्हें भी आज के इस विशाल कार्यक्रम में अपनी ओर से आप सबकी तरफ से उनको भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे केदार घाटी के विकास के लिए और यहां की उन्नति के लिए हमेशा प्रतिबद्ध होकर काम करती रही और हमेशा लोगों के लिए संघर्ष करती थी। अगर जरूरत पड़ती थी तो उनके लिए लड़ाई भी लड़ती थी। हम आज जब इस मैदान पर यहां पर सब एकत्र हुए हैं तो इस अवसर पर एक संकल्प अवश्य लेते हैं कि शैला दीदी के उस सपने और उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे जो उन्होंने शुरू किए थे या जो उन्होंने जिनके लिए स्वप्न देखे थे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज हमारा देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और वो दिन दूर नहीं है जब भारत कुछ ही सालों में 2027 आते आते भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में जहां लखपति दीदियों का सम्मान हो रहा है, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज देश आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसको आगे बढ़ाने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है, कंधे से कंधा मिलाकर कोई हमारा साथ दे रही है, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है, तो उसमें कोई और नहीं, हमारी माताएं बहनें हैं जो लगातार अनवरत रूप से प्रयास करके परिश्रम करके अपने कौशल से लगातार देश की उन्नति में अपना योगदान दे रही हैं। और हमारी मातृशक्ति उनकी लगन को देखकर, मेहनत को देखकर, उनकी कार्यकुशलता को देखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। आज लखपति दीदी योजना उन लाखों मेहनतकश बहनों के मेहनत, समर्पण और उनके स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है, जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने का साहस दिखाया है। ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ देश के लाखों गांवों की अर्थव्यवस्थाओं को बदल रही हैं। हमारी लखपति दीदियां न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, बल्कि अपने समाज और परिवार को भी प्रेरित करने का काम कर रही हैं। जहां वो स्वयं का रोजगार कर रही हैं, वहीं अपने रोजगार के साथ साथ अनेक लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। अपने आसपास के लोगों को भी स्वरोजगार देने का काम कर रही है, रोजगार देने का काम कर रही है। मैं ये कह सकता हूं, जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक पूरे घर को रोशन करता है, उसी प्रकार आप सभी बहनें, हमारी लखपति दीदियां अपने परिवार और अपने गांव और अपने आसपास के क्षेत्र के लिए स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता के प्रकाश से सबको प्रकाशमान करने का काम कर रही है। मैं उन सभी माताओं बहनों को और बेटियों को, उनके जज्बे को नमन करता हूं, जिन्होंने कठिन परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही हैं।
और भाइयों बहनों, एक बात और कहना चाहता हूं, जब जब मैं लखपति दीदियों की बात करता हूं, जब जब मैं स्वयं सहायता समूह की बात करता हूं, तो पूरे प्रदेश के अंदर आज अनेक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। हमारी बहनें, मैं देख रहा हूं पूरे के पूरे 13 जनपदों में, मैं आपके जनपद रुद्रप्रयाग में भी यहीं अगस्त मुनि में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था, अपनी माताओं बहनों के कार्यक्रम में। इसी प्रकार मैं हर जनपद के कार्यक्रम में शामिल हुआ और हर जनपद के कार्यक्रम में मैंने देखा, हमारी माताओं बहनों के कौशल को देखा है, उनके अंदर जो आगे बढ़ने का जज्बा है और उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, वो उत्पाद इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं, उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, क्वालिटी इतनी अच्छी है कि बहुत बार ये हमारे बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पाद ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ देते हैं। भाइयों बहनों, मैं अपनी बहनों को बधाई देना चाहता हूं, जो आज देश दुनिया के अंदर, चाहे हमने पैकेजिंग, हमारा अभी हिमालय, हाउस ऑफ हिमालय, ये ब्रांड अभी हमने लॉन्च किया है भाइयों बहनों, और उस ब्रांड को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका लोकार्पण हुआ, उसके शुभारंभ हुआ और आज पूरे देश दुनिया के अंदर उसकी मांग बढ़ रही है। आपके जनपद में भी, रुद्रप्रयाग में भी 4000 से अधिक माताएं बहनें आज लखपति दीदी बनने में सफल हुई हैं और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 1400 से अधिक बहनें केवल अगस्त मुनि विकास खंड की हैं। हम इतने में रुकने वाले नहीं हैं। हमने प्रदेश में 2025 तक 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए हम अनेक मोर्चों पर काम कर रहे हैं। बिना ब्याज के हमारे स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का भी हमने प्रावधान किया है। इसके पीछे हेतु है कि हमारी बहनें आगे आएं, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान हो। इसमें प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। अनेक प्रकार के हमने ग्रोथ सेंटर पूरे प्रदेश के अंदर बनाए हैं। 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, हम 17 सरस सेंटर भी बनाए हैं। 110 आउटलेट के माध्यम से 4 धाम यात्रा मार्गों पर इन महिला समूहों की उत्पादों की बिक्री की जा रही है। अभी अभी मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना भी, इसके जरिए भी 3 करोड़ से अधिक की आय अभी तक प्राप्त हो चुकी है। हम अपनी माताओं बहनों के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी गंभीर हैं। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत अभी हमने अनेक बहनों को यहां पर जो सहायता के रूप में किट दी जा रही है, वो किट पूरे प्रदेश के अंदर प्रदान की जा रही है। इसी के तहत अन्य भी कार्यक्रम हम तेजी से चला रहे हैं। प्रदेश की 12वीं पास बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 51,000 की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी महिलाएं सशक्त भी हों, उनकी सुरक्षा भी हो। सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने विधानसभा में विधेयक लाकर पारित किया है, जिससे कि हर क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड की महिलाओं को हर अवसर मिले, नौकरियों में उनको अवसर मिले। मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को यहीं इसी धरती से, इसी पावन धरती से, बाबा केदार की पावन धरती से कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार निरंतर विकल्प रहित संकल्प लेकर काम कर रही है। आज एक तरफ जहां प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल जैसी प्रमुख जो क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी भरत चौधरी जी बोल रहे थे, हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों ने बोला, हमारे राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने बोला कि अनेक कानून भी हम प्रचलन में लाए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 के आसपास पूरे प्रदेश के अंदर नकल का एक बोलबाला चारों तरफ से उठकर आया। लोगों ने कहा यहां भी नकल हो रही है, इस परीक्षा में भी नकल हो रही है, उसमें भी नकल हो रही है। और जो योग्य और प्रतिभावान गरीब माता पिता के बेटे बेटियां हैं, उनको रोजगार मिलने में दिक्कत हो रही है, उनका नंबर नहीं आ रहा है और ऐसे लोगों का नंबर आ जा रहा है जो नकल माफियाओं से सांठगांठ कर रहे हैं। हमने सख्त कदम उठाते हुए नकल माफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का मन बनाया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को
जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और नकल का हम सख्त कानून लेकर आए और ये कानून आने के बाद पूरी पारदर्शिता के सारी भर्तियां संपन्न हो रही हैं। अभी हमने लगभग 1100 के लगभग 1094 अभियंताओं को अभी नियुक्ति दी है। अभी महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे कि मेरे जनपद के इतने बच्चे पीसीएस बने हैं और पहली बार पीसीएस की फाइनल परीक्षा का भी और प्रारंभिक परीक्षा का भी दोनों का परिणाम एक साथ आया है। भाइयों बहनों, कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से हमारे सामान्य परिवारों के बेटे और बेटियां आज एसडीएम और तहसीलदार न बन रहे हों। और हमारी आशा जी बता रही है यहां से कि हमारे जनपद रुद्रप्रयाग से भी 10 बेटे और बेटियों का 10 गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को पीसीएस परीक्षा में पास होने का अवसर मिला है। ये हमारी नकल विरोधी जो कानून हम लेकर आए हैं उसी का परिणाम है कि 17,000 से ज्यादा नियुक्तियां पिछले 3 सालों में संपन्न हो गई हैं। आप स्वयं अंदाजा लगाइए, राज्य बनने के बाद जितनी भर्तियां नहीं हुई उससे अधिक भर्तियां पिछले 3 सालों में संपन्न हो गई हैं। भाइयों बहनों, क्योंकि हम संकल्प लेकर चल रहे हैं कि नौजवान युवाओं को किसी प्रकार से उनका अहित नहीं होने देंगे। चाहे धर्मांतरण विरोधी कानून हो राज्य के अंदर, चाहे दंगा विरोधी कानून हो, ये सारे कानून हम प्रचलन में लाए हैं। चाहे देश का सबसे पहले ये राज्य होने का हमको गौरव प्राप्त हो गया है कि देवभूमि उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा राज्य है जहां आजादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित होकर लागू होने की दिशा में काम हो रहा है। बहुत जल्दी लागू होने वाला है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, जैसा अभी भरत चौधरी जी ने कहा, महेंद्र भट्ट जी ने कहा, हमारे मंत्री सतपाल महाराज जी ने कहा, सुबोध उनियाल जी ने कहा, सौरभ बहुगुणा जी ने कहा, भाइयों बहनों, हम बहुत सारे कानून बना रहे हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, बहुत सारे कड़े फैसले ले रहे हैं और हम बहुत जल्द, मैं आज इस पवित्र भूमि से आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम उत्तराखंड के अंदर एक सख्त भू कानून भी लेकर आएंगे। इसकी भी हमने घोषणा कर दी है और इसकी प्रक्रिया गतिमान है। लगातार स्टेक होल्डरों से बात की जा रही है, तमाम जो हमारे संगठन है उनसे भी बात की जा रही है और आगामी बजट सत्र तक इस कार्य को हम पूरा करेंगे। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने जो बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई जमीनें हैं उनको भी कड़ाई से जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और कहीं भी कोई भी घोटालेबाजी या कहीं पर कानूनों का उल्लंघन हो या जिस प्रयोजन से जिसको जो भूमि आवंटित की गई है अगर उसने उनका पालन नहीं किया होगा तो हम उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसी सभी जमीनों को सरकार में निहित करने का भी हम काम करेंगे। भाइयों बहनों, जहां भी मामला हम गड़बड़ पाएंगे उन जमीनों को हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग जिले और केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने के लिए हम अनेक काम कर रहे हैं, चाहे वो पीएम आवास योजना के अंतर्गत घर दिए जा रहे हो, जल जीवन मिशन द्वारा चाहे हर घर को नल से जल दिया जा रहा हो, स्वच्छ भारत मिशन में 100% इस जनपद को सफलता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही 360 युवाओं को कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2 महीने में लगातार पूरे जनपद में, जैसा आदरणीय भरत चौधरी जी ने कहा कि जिस दिन आप सबकी विधायक जिनको आपने यहां से चुनकर देहरादून भेजा था उनका दुखद देहांत हो गया, उसके बाद मैंने ये कहा था कि जब तक वहां का चुनाव नहीं हो जाएगा, जब तक नया विधायक चुनकर नहीं आएगा, तब तक एक विधायक के रूप में जो भी सेवाएं देनी होंगी मैं मुख्य सेवक के नाते केदारनाथ विधानसभा के विधायक के रूप में भी अपनी सेवाओं को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और पूरे जिले में विभिन्न जगह पर जो दुर्भाग्यपूर्ण पूरी केदार घाटी जिससे प्रभावित थी, कहीं भूस्खलन हुआ है, कहीं सड़कों का संपर्क कटा है, उसमें त्वरित रूप से हमने काम करते हुए, चाहे यहाँ के फंसे हुए श्रद्धालु थे, फंसे हुए यात्रीगण थे, उन सभी को निकालने का मामला हो, उन सभी को सुरक्षित पहुंचाना हो, हेली सेवा से पहुंचाना हो, चाहे जल्दी से जल्दी संपर्क मार्ग को जोड़ना हो या जल्दी से जल्दी
पैदल मार्ग बनाना हो, भाइयों बहनों, हमने त्वरित गति से किया है, शासन ने, प्रशासन ने। और मैं आप सबको भी बधाई देना चाहता हूं, आप सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं पूरे केदार घाटी और आसपास के क्षेत्रों के, पूरे जनपद के हमारे सभी प्रतिनिधियों को, व्यापार सभा के लोगों को, हमारे सभी धार्मिक संगठनों के लोगों को, हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोगों को, केदार सभा के लोगों को, सब लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर इसमें अपना योगदान दिया, जिसके कारण से हम काफी सारा काम ठीक प्रकार से कम कर पाए हैं। बाकी बहुत सारी जगह पर अभी भी भूस्खलन की वजह से जिन सड़कों को ठीक करने का काम अभी रह गया है, उन्हें भी हम जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि केदारनाथ यात्रा का सुचारू रूप से चलना इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है भाइयों बहनों। इसलिए जल्दी से जल्दी हमने जो पैदल मार्ग है वह तो पूरा हो गया है और पूरी तत्परता के साथ उसे ठीक करने का हमने अभियान चलाया है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि बाबा केदार का धाम हमारे लिए आस्था श्रद्धा का ध्यान है, आस्था का केंद्र है भाइयों बहनों। हम सब शिव के भक्त हैं, हम सबके आराध्य देव भगवान शिव हैं, उसका हमारा स्थान बाबा केदार का स्थान है। लेकिन बाबा केदार के नाम पर भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। तो मुख्यमंत्री धामी को सुन रहे थे आप। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। परवर समिति की बैठक के बाद निकाय चुनाव की अधिसूचना अगले महीने तक जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। संभवतः 10 नवंबर तक निकाय को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है, जिसे लेकर राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि सरकार और बीजेपी संगठन दोनों ही निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और चुनाव आयोग जब भी तारीखों का ऐलान करेगा, हम पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है और जब भी चुनाव आयोग की ओर से तैयारी पूरी कर ली जाएगी, तब हम मैदान में उतरने को तैयार हैं। सरकार पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और जो हमारा चुनाव आयोग है वो अभी सारी प्रक्रियाएं, क्योंकि आरक्षण से संबंधित और कई ऐसे उसकी जो है वो पूरी प्रक्रिया जो होती है उसके तहत जो है चुनाव आयोग जो है वो तैयारी के साथ और हर प्रकार की तैयारी सरकार ने कर ली है और मुझे लगता है कि शीघ्र ही जो है निकाय चुनाव किए जाएंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर लगातार तंज कस रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस केदारनाथ के ग्रास रूट पर काम कर रही है और जब भी अधिसूचना जारी होगी, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता क्षेत्र में जाकर जनता से संवाद करेंगे। कांग्रेस मीडिया को दिखाने के लिए काम नहीं करती। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने आपदा के समय अपने नेताओं को केदारनाथ में क्यों नियुक्त नहीं किया। प्रदेश में कई समस्याएं हैं, लेकिन बीजेपी के मंत्री वहां नहीं पहुंचे क्योंकि उनको बस चुनावी राजनीति से मतलब है। लोग वहाँ लगे हुए हैं, पूरी पार्टी सक्रिय चल रही है। हम तो ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे लोग वहाँ लगे हुए हैं, पूरी पार्टी सक्रिय है और हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कब ये चुनाव की घोषणा करें, कब हम लोगों को वहाँ पर भेजें। हम इनकी तरह जल्दीबाजी नहीं करेंगे। हमारे धरातल पर काम हो रहा है। ये तो दिखाने के लिए, मीडिया के लिए, शोबाजी करने के लिए इस तरह। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप आज केदारनाथ में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मंत्रियों को 5 मंत्री की ड्यूटी लगा रहे हैं, वे बद्रीनाथ पे क्यों नहीं लगाई? नैनीताल भ्रमण पर पहुंची मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और अनिल रतूड़ी ने उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी में लगाए गए कुमाऊं उत्पादों पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी सभागार में पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक पर परिचर्चा गोष्ठी आयोजित हुई। गोष्ठी के दौरान पूर्व डीजीपी ने अपने कार्यकाल के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि अगर मनुष्य के अंदर सृजन करने की कोई चाहत है तो वह सृजन करता है। संचार अगर जो हो जाता है तो ये इस सबसे बड़ा मकसद तो ये होता है कि मन में कोई अगर जो सृजन की कोई चाहत है तो वो सृजन करने का प्रयास मनुष्य करता है। और सेवानिवृत्ति के पश्चात मैंने सर्वप्रथम 2022 में मेरी भंवर एक प्रेम कहानी, एक काल्पनिक कहानी है, उसके आधार पर वो पुस्तक प्रकाशित हुई है। और फिर 2024 में जो पुलिस सेवा के संस्मरण हैं या अनुभव हैं, उनके आधार पर कुछ ऐसे चुनिंदा ऐसे अनुभव मैंने उसमें रखे हैं।
एक काल्पनिक कहानी है और एक जीवन में जो अनुभव किया है उससे उत्तराखंड हाईकोर्ट में टनकपुर रेलवे भूमि में अतिक्रमण के दौरान रेलवे लाइन विस्तार को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। बता दें कि रेलवे की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा गया है कि टनकपुर में रेलवे लाइन विस्तार किया जा रहा है, जिस पर कार्य भी शुरू हो गया है, लेकिन कुछ लोगों ने रेलवे भूमि पर अतिक्रमण कर पक्के निर्माण कर दिए, जिनकी वजह से विस्तार का काम रुका हुआ है। याचिका में कहा गया कि इन अतिक्रमणकारियों द्वारा सरकारी भूमि को निजी भूमि बताकर दायर की गई याचिका को निचली अदालत ने खारिज करते हुए संपत्ति खाली करने के आदेश जारी किए हैं। बावजूद इसके अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। टनकपुर चंपावत जो रेलवे लाइन है, इसमें गवर्नमेंट ने ब्रॉडवेज के लिए लाइन स्वीकृति की है। इसमें पैसा भी आ गया है, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है और बीच में बहुत से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। जिन लोगों ने, किसी की दुकान है, किसी का होटल है और किसी का सैलून है, तो उसकी वजह से जो है पूरा जो लाइन का जो काम हो रुका हुआ है। आधा काम तो हो चुका, आधा रुका हुआ है सिर्फ इन लोगों की वजह से। तो जब नीचे इनको नोटिस दिया तो इसके खिलाफ कोर्ट में चले गए, कोर्ट में भी केस हार गए। उसके बाद ने उसकी अपील की। अपील में 30 तारीख को डिस्ट्रिक्ट जज चंपावत ने इनका केस को खारिज कर दिया। ये कहते हुए कि साहब आपका ज़मीन में कोई अधिकार नहीं है, ये रेलवे की ज़मीन है और क्योंकि इस पर जो है पूरी ब्रॉडबैंड का काम हो रहा है, उसको आप करने दीजिए। उस ऑर्डर के खिलाफ ये 2 पिटिशनर हाई कोर्ट आ गए, कहते हुए कि साहब ये हमारी ज़मीन है और रेलवे जो है इसको आज का हमें टाइम दे रखा है, हमें नोटिस दिया है 5 तारीख का और 5 तारीख को इसको डिमोलिश कर देंगे। तो कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुना और सुनने के बाद जो है सोमवार को एज ए फर्स्ट केस को फिक्स कर दिया। उधम सिंह नगर की महुआ डाबरा की नगर पंचायत में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य हर्ष रत्नाकर पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपने ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बताया कि मनमर्जी तरीके से हमसे काम किया जाता है और मनमर्जी तरीके से ही कभी भी एब्सेंट लगा दी जाती है, ना तो PF दिया जाता है और ना ही हमारी कोई सुनवाई की जाती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए हर्ष रत्नाकर ने महुआ डाबरा नगर पंचायत की जिम्मेदार अधिकारी शिखा आर्य को कार्रवाई के निर्देश दिए। क्योंकि समस्या यह है कि उनका PF और SI जमा नहीं हो पा रहा है। मैंने सख्त अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि 8 दिन के अंदर अगर इनका PF और SI जमा नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में अगर कोई अधिकारी ने भी कोई भी गलती की तो बख्शा नहीं जाएगा। मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है कि जिनको 10 साल हो गए हैं, हमारी सरकार उनको परमानेंट करेगी। वो सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं ने अपने यहाँ से लेटर भेजकर शासन को लेटर भेजा है। वो लेटर हम शासन को और आयोग को प्राप्त हो गया। राजकीय गौवंश प्रजनन प्रयोगशाला में कार्यरत संविदा श्रमिक के साथ हुए शोषण और उसको निकाले जाने पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र जोशी की अगुवाई में स्थानीय लोगों ने परियोजना निदेशक का घेराव किया, जहां बातचीत के दौरान स्थानीय लोगों और विभागीय कर्मियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि परियोजना निदेशक की ओर से आक्रोशित लोगों को इस मामले को गंभीरता से ले जाने का आश्वासन मिलने के बाद ही आक्रोशित लोगों का गुस्सा शांत हुआ। विगत लंबे समय से यहाँ पे जो दैनिक मजदूर जो कार्यरत है उनकी शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पे जो कर्मचारी वर्ग है या जो ठेकेदार है यहाँ का, वो इनको प्रताड़ित कर रहा है। तो ठेकेदार द्वारा अनावश्यक रूप से जो है मजदूरों को प्रताड़ित किया जा रहा था। इसको लेके आज हमने जो है परियोजना निदेशक से बात की, मुलाकात की, इनको बोला कि इस तरीके से यहाँ पे अनियमितताएं हो रही है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, देखने की है कि ठेकेदार द्वारा यहाँ पे एक तो जो चारा यहाँ गायों के लिए है उसको भी बेचा जा रहा है, जबकि ये मामला संज्ञान में आया था। और इसके अलावा यहाँ और सारे इक्विपमेंट जैसे लोहा, आयरन वगैरह सब जो सरकारी संपत्ति है उसको बेचने की भी ऐसी भी कुछ शिकायतें आई है हमारे पास।